हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 का हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है समास, है ना। हम समास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समास के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं और ये तीसरा, सॉरी 2 हो चुके हैं, तीसरा पार्ट चल रहा है। जिसमें आज हमारा क्या है, कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा? चौथे नंबर का समास है द्विगु समास। इसके पहले हमने आपको बताए थे कि समास के 6 भेद हैं, जिसमें से पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास, है ना। तो जिसमें से हमने 3 तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, 3 हमने देख चुके। अब हम आज देख रहे हैं द्विगु समास को। चौथे नंबर का जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या कहता है, उसकी परिभाषा है, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। देखो, कर्मधारय समास में भी, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद, दूसरे पद को प्रधानता देते हैं ना। प्रेफरेंस दूसरे पद को, मतलब उत्तर पद को दिया जाता है। वैसे ही तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद को ही, मतलब दूसरे पद को ही प्रधानता देते हैं। और ये द्विगु समास है, इसको भी समास में दूसरे पद को ही मतलब उसको प्रधानता देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये क्या थे? तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। ये दो कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये दोनों भी उसके उपभेद हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, है ना। इसके पहले हमने कर्मधारय समास के हमने कारकीय चिन्ह के रूप में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कर्म कारक, है ना, कर्म समास है ना, ये पढ़ा था। उसके बाद कर्म कारक चिन्हों के साथ में ही हमने उसको पढ़ा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास में इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसमें कभी भी याद रखना कि द्विगु समास जब आता है उसमें पहला पद जो होगा वो क्या होगा? संख्यावाची होगा, मतलब कोई भी अंक का दिया होगा और समस्त समूह का अर्थ देता है। मतलब सामने का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, उत्तर पद उसका उत्तर पद मतलब दूसरा पद, उसको प्रधानता रहती है। तो लेकिन वो पूरे पद को, पहला पद और दूसरे पद को, पूरे पद का क्या देता है? अर्थ देता है। पूरे पद का, समस्त समूह का अर्थ देता है। जैसे यहाँ पे बताया कि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। मैंने अभी आपको बताया कि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, जैसे कर्मधारय समास था। इसका भी पूर्व पद गौण, है ना, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। गौण मतलब, ठीक है, हम पहले पद यहाँ पे द्विगु समास में पहले पद को संख्यावाचक रखते हैं, है ना, संख्यावाचक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये द्विगु समास है। लेकिन उसका उत्तर पद जो है, उसका दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है ना। तो इसे भी द्विगु समास की ये परिभाषा है, इसे भी आप नोट करिए। ये हमारा चौथे नंबर का समास है। ओके,
अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं उसके, है ना, द्विगु समास के कुछ उदाहरण देख रहे हैं जिसमें समस्त पद दिया है और उसका विग्रह किया हुआ है। अब समस्त पद में जैसे दिया पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र, तो हम जानते हैं पंच मतलब संख्या है ना, 5, यानी उसका विग्रह क्या हुआ, 5 तंत्रों का समाहार, समूह या समाहार, है ना, 5 तंत्रों का समाहार। वैसे दूसरा है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समाहार, 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं का समाहार। दुराहा, दुराहा मतलब 2 राहों का समाहार, 2 राहों का समाहार। फिर तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार। दशानन, दशानन रावण को कहते हैं, दशानन तो 10 आननों, आननों मतलब मुखों, आननों मतलब मुखों का समाहार, तो वो क्या कहलाया, समस्त पद दशानन। तो ये हम जहाँ पर संख्यावाचक यानी संख्या का बोध होता है पहले पद में और दूसरे पद में क्या होता है, उसको प्रधानता दी जाती है, तो उसको वो जो विग्रह करते समय हमें समझ में आ जाता है कि संख्या कौन सी है ना। वैसे पंचतंत्र वैसे में बोलते हैं तो ऐसे कई एग्जाम्पल है ना, कैसे एग्जाम्पल है कि जैसे दोपहर है ना, यानी दोपहर किसे कहते हैं, 2 पहरों का समाहार या 2 पहरों का समूह, दोपहर, तो वो हो जाएगा दोपहर, हम बोलते हैं ना दोपहर के बाद आना, यानी 2 पहर गुजरने के बाद आना। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम बता सकते हैं जैसे पंचवटी है ना, यानी 5 वटों का समूह या समाहार। तो जहाँ पर हम इन संख्यावाचक समूह, संख्यावाचक उसका समस्त पद में जब हम संख्या, पहले पद को संख्यावाचक बताते हैं, दूसरा पद उसका प्रधानता देते हैं, मतलब पंचतंत्र, तंत्र को जोड़ दिया गया ना, तो दूसरा पद प्रधान हुआ, दूसरा पद क्या हुआ, प्रधान हुआ, तो क्या कहलाए वो पंचतंत्र। समस्त पद हुआ पंचतंत्र, चतुर्भुज, दुराहा और तिरंगा और दशानन, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ मैंने कुछ आपको लिखवाए हैं, वो भी आप नोट करिए। ओके, अब हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। इसके पहले देखा हमने द्विगु समास, अब देख रहे हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले देखा कि पहले पद को प्रधानता दी जाती है वही भाव समास में, फिर तत्पुरुष समास में दूसरे पद को, फिर कर्मधारय समास में दूसरे पद को, फिर द्विगु समास में भी दूसरे पद को। अब यहाँ देखते हैं द्वंद्व समास में इसमें दोनों पदों को समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों पद इसके दोनों पद होते हैं वे दोनों भी प्रधान होते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय उनके बीच योजक चिन्ह जैसे ये लगाया जाता है ना, योजक चिन्ह लगाया जाता है इसके दोनों पदों के बीच में। जब उनको दोनों पदों को मिलाते हैं तब दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। द्वंद्व समास से बने समस्त पद का विग्रह करने पर, जब हम समस्त द्वंद्व समास में जब हम विग्रह करते हैं यानी समास का विग्रह करते हैं, करने पर उसमें शब्द कैसे आते हैं, फिर और, या, अथवा ऐसे शब्दों का, ऐसे पद आते हैं, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका ये डेफिनेशन है, इसको आपको भी नोट करना होगा। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं,
दोनों पदों को मिलाते समय उनके बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है और द्वंद्व समास से बने समस्त पद का विग्रह करने पर और या अथवा ऐसे पद आते हैं, है ना। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन, इसको भी आप लिखिए, इसकी परिभाषा है द्वंद्व समास की, है ना। फिर और इसके एग्जांपल्स और देते हैं, उसको भी आप नोट करिए, है ना, फिर हमें समझ में आएगा। ये सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, समास का पूरा डिटेल्स जो हमने पढ़ा था, समास समास होता क्या है, तो उसकी पूरे डिटेल्स हम जो 6 प्रकार के हमारे समास हैं वो 6 के 6 मैं यहाँ पे आपको परिभाषा सहित पूरे एग्जाम्पल सहित यहाँ बता रही हूँ। ओके, तो आप इसे नोट भी करिए। अब जैसे है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है, क्या दिया कि द्वंद्व समास में कोई पद गौण नहीं होता बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, मतलब प्रधान होते हैं, उनको दोनों को प्रधानता दी जाती है। फिर है समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय यानी डैश जो योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं उसमें और तथा या आदि को हटा दिया जाता है तथा विग्रह करते समय जोड़ देते हैं। उसका जो विग्रह करते समय हम जब उनको जोड़ देते हैं तो फिर वो कैसे बन जाते हैं, जैसे राम योजक चिन्ह बीच में है श्याम, राम श्याम, तो हम उनको जब जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, जब ये और है ना अव्यय जो जोड़ा जाता है उसे अव्यय कहते हैं, और तथा या, है ना, तो हमने राम श्याम को कैसे जोड़ा, जब उसका विग्रह हमने किया तो राम और श्याम, राम और श्याम, ये ऐसे यानी और चिन्ह लगता है या लगता है। जब योजक चिन्ह हटाते हैं तो उसके बीच में क्या लगता है, और या, ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे एग्जाम्पल है, वो भी मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताती हूँ। द्वंद्व समास के भी एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ, समस्त पद और उसका विग्रह, है ना, तो इसे भी नोट करिए।
अब यहाँ पे समस्त पद और विग्रह मैंने बताई, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत से ऐसे शब्द है ना, बहुत आपको मिलेंगे द्विगु समास के समस्त पद और उसके विग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको लिखकर बताई हूँ जो एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे जल थल, उसमें योजक चिन्ह है जल थल, तो उसको हम विग्रह करते समय क्या लगाएंगे, और, है ना, जल और थल। दूसरा है देवासुर। अब इसमें तो देवासुर में तो मैंने तो एक ही शब्द लिखा है ना, इसमें हम क्या योजक चिन्ह नहीं है, इसमें योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन मैंने लिखा एक ही है ये ना, देवासुर। लेकिन इसको भी जब हम विग्रह करते हैं, जब द्वंद्व समास में देवासुर एक समस्त पद है, तो उसका विग्रह क्या होगा, देव और असुर। फिर है नदी नाले, नदी नाले के बीच में योजक चिन्ह है, तो नदी और नाले। राधा कृष्ण, बीच में योजक चिन्ह है, राधा और कृष्ण। गुण दोष, बीच में योजक चिन्ह है, गुण और दोष। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे स्वर्ग नरक, वेद पुराण है, वेद और पुराण, स्वर्ग और नरक, ऐसे कई शब्द हैं, है ना। तो ये शब्द आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे कुछ दिए हैं, और भी आप निकाल सकते हैं और भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में द्वंद्व समास के जो समस्त पद हैं और विग्रह है ना, इस प्रकार होते हैं। ओके, उसमें जो योजक चिन्ह की जगह क्या लगाते हैं, और या तथा उसके भी शब्द उसके भी हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो आप इसे नोट करिए एग्जाम्पल के रूप में। ओके, है ना, तो इसको भी आपने उतारा होगा। तो यहाँ पे हमने अभी द्वंद्व समास तक देखे हैं, है ना, द्वंद्व समास तक। वैसे तो हमारे 6 प्रकार हैं, कौन कौन से, अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो इसको बहुव्रीहि समास को हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। यहाँ तक मैंने आपको द्वंद्व समास का पूरा डिटेल्स बताया है ना, तो उसको आप जितना भी मैंने बताया है उसको आपने नोट किया होगा, ऐसा मैं समझती हूँ, और आपको करना भी चाहिए, नोट जरूरी है करना, क्योंकि चेकिंग के लिए तो कॉपी आती ही है, लेकिन आपको नोट करना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट वाला, तो लास्ट वाला हमारा समास है बहुव्रीहि समास, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। ओके, थैंक यू।